आप मुझे सुन पा रही हैं? जी। जी। ठीक। बस एक एक मिनट बचा है, 1 मिनट बाद हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम। 18 बज के 30 मिनट यानी 6 बज के 30 मिनट संध्या समय हो चुका है। हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। तो मैं डॉक्टर संजय अनंत आप सभी विद्वज्जनों का को प्रणाम करता हूँ। फेसबुक के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों से जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के प्रति आभार, उन सबको नमन। और आज का ये जो कार्यक्रम है जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय अनंत के साथ। आज इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को आरंभ करने का मित्रों मेरा लक्ष्य ये है कि जो साहित्य के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, जिन्होंने कुछ उपलब्धियों को हासिल किया है, ऐसे ऐसे महान लोगों को, ऐसे उपलब्धि प्राप्त लोगों को हम इस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। और उनसे उन्होंने जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत कुछ सकारात्मक किया है, ऐसे लोगों को हम समाज के सामने लाना लाना चाहेंगे ताकि समाज उनसे प्रेरणा ले सके। तो यही हमारा उद्देश्य है। दूसरा ये है कि इसमें हम गैर राजनीतिक विषयों को ही रखेंगे। इसमें दलगत राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी वाला विषय नहीं होगा। इसमें इतिहास होगा, इसमें संस्कृति होगी, इसमें साहित्य होगा और इसमें विचारधाराओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन दलगत राजनीति में से ऊपर उठकर। ये विषय हमारा नहीं होगा कि हम किसी पार्टी के विशेष पे हम बात नहीं करेंगे। तो ये आप इसमें इसमें आपको बहुत कुछ नया जानने मिलेगा, बहुत कुछ नया समझने मिलेगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरी जो परिकल्पना है, वो सामान्यतः साक्षात्कार जैसे होते हैं, वैसे नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जो है, इसमें कुछ जानें, कुछ नया हमको सृजनशील लोगों से मिलकर हमें कुछ ऐसा सीखने मिले, जो हमारे लिए प्रेरणा हो और हमारे जीवन में कुछ सकारात्मकता लाए। तो आज के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ हैं प्रवासी साहित्य में तो बहुत जाना पहचाना नाम है। वो वे स्वयं भी सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहती हैं, अनेक कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, कथाकार हैं, कवि हैं, कुशल कुशल जो है कथक नृत्यांगना है। और उनके विषय में जिसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो अगर मैं उनका परिचय देने लग जाऊं तो बहुत लंबा परिचय हो जाएगा। तो ऐसी मंजू श्रीवास्तव मन आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। प्रवासी साहित्यकार हैं। आप वर्जीनिया अमेरिका के रहने वाली हैं। और मंजू जी के विषय में मैं अपनी एक बात रखता हूं, क्योंकि मैंने उनके साहित्य को पढ़ा है। मैंने उनका जो काव्य सृजन जो उन्होंने किया है, उसको पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला। उसमें मैंने उनके काव्य की समीक्षा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। तो मैंने उनके विषय में टिप्पणी की है। वो टिप्पणी मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ रहा हूँ। वो टिप्पणी क्यों पढ़ रहा हूँ, वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। मंजू जी के लिए कथक हो या काव्य, सब कुछ एक साधना है। उनका जीवन लेखन किसी महान संगीतकार के द्वारा रचित संगीत की तरह लयबद्ध है, कहीं विचलन नहीं। सब कुछ उच्चतम श्रेणी का, आदर्शवाद से परिपूर्ण, किसी ब्रिटिश कुलीन परिवार से आने वाली किसी नोबल लेडी का लेखन, जिसमें सब कुछ बड़ी नफासत के साथ कहा गया है। तो मित्रों, ये तो मैंने टिप्पणी कर दी। अब मेरा ऐसा विश्वास है कि जब ये इंटरव्यू पूर्ण होगा, ये साक्षात्कार अपने अंतिम सोपान में पहुंचेगा, तो आप सब जो मैंने टिप्पणी करी है मंजू जी के लिए, आप उससे सहमत हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब ज्यादा ना समय लेते हुए मैं मंजू जी को आमंत्रित करता हूँ। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम अपनी बात डॉक्टर संजय नंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, जी, आमंत्रित करने के कैसी लिए। हैं आप कैसी हैं? अभी तो फिलहाल मुझे जहां तक जानकारी मिली है कि आप अभी भारतवर्ष में ही हैं। भारत में कहाँ हैं अभी आप? मैं देहरादून में हूँ, भारत में। अच्छा, अभी आप देहरादून में हैं। जी। और तो हम आज मेरे प्रश्नों के लिए मैं समझता हूँ कि आप तैयार होंगी। बिल्कुल, कुछ भी जी जी पूछिए। जी। तो मैं आपसे सबसे पहले जो बात जानना चाहूंगा वो जी। ये है कि आपके अंतर मन में सृजन की लालसा कब सबसे पहले जागृत हुई? अब आप अपनी स्मृतियों में जाइए और जी। याद करिए कि कब आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ लिखना है, कुछ सृजन करना है, और उसके बाद आपने पहली बार कुछ लिखा हो, सृजन किया हो, चाहे वो कथा हो या कविता हो। बताएं। एक्चुअली मेरे फादर पोएट थे, जी वो जी लिखते थे। जी फिर मेरी बहन भी लिखती थी। तो जी घर में एक माहौल था। जी लेकिन खुद ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक साहित्यकार बनूंगी। जी बस यूं ही कभी कोई
4 लाइनें कुछ मन में आती थी, लिख देती थी किसी भी कॉपी के पीछे, जी, जी, और फिर वो उसी कॉपी में ही रह जाता था बस। तो जी। इसलिए ये बताना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैंने कब पहली बार वो 4 हुँ। पंक्तियां लिखी होंगी। फिर भी लेकिन याद करिए, यानी आपके याद में होगी मैंने ये कविता लिखी थी, या मतलब हमने क्या क्या होता है कि उस आयु में ना हम छुपाते भी हैं, क्योंकि हमको एक लज्जा, मतलब एक मन में एक झिझक होती है कि हम अपने बड़ों को नहीं बताएँगे कि हमने कैसा कुछ लिखा है। तो ऐसा जी, कब लिखा था आपने? यानी अपनी स्कूल की बुक, जहाँ अपनी जहाँ कॉपी के जहाँ पीछे में, तक या मुझे किसमें? याद आता है, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी जी, जी। तब मैंने लिखा था कुछ। पर अब वो तो मैंने बताया ना, कॉपी के पीछे लिख देती थी, इसलिए ना तो वो कॉपी है मेरे पास और ना मुझे जी, वो पंक्तियां याद है। पर हाँ, ये जी, जरूर जी। है, इतना इतना सच बोलूंगी कि डेफिनेटली वो उम्र थी जब हम कॉलेज में होते हैं, तो जी, जी, जी। कुछ रोमांटिक सा ही लिखा था, जो भी लिखा। अच्छा, अच्छा। चलिए, यानी यानी मैं ये मान के चलूँ कि कॉलेज के समय से यानी आपकी सृजनशीलता मतलब जो है जी, वो आरंभ होती है, ऐसा मैं मान के बिल्कुल चलूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ रितु जी जुड़ी है। रितु जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। ये अपनी बात और का ये जो कार्यक्रम है, साक्षात्कार जी का कार्यक्रम है, मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और एक नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जी, नीली नीली सिजवाली नीली जी हैं। सुजाली लिखा हुआ है, ये जी। पुष्पा मैं इनका भी खानपाल जी बहुत-बहुत हैं, स्वागत मेरी करता हूँ, और बहुत अच्छी फेसबुक के सखी हैं। माध्यम से जो कोई भी हमें विश्व में देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। ये अन्य साक्षात्कार की तरह जो है वो बोझिल नहीं होगा, बहुत रोचक होगा। अभी तो हमने बस बात आरंभ की है। मंजू जी के जीवन के कई छुए-अनछुए पहलुओं को हम छूने का प्रयास करेंगे। तो मंजू जी, एक बात मुझे बताइए, आपने तो बता दिया कॉलेज के समय में आपने पहली कविता लिखी थी, तो मैं तो आपके निजी जीवन में कोई प्रश्न नहीं करूँगा उसमें। अब मैं जी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जी नाम के साथ ये आप मन जोड़ा हुआ है आपने, मंजू श्रीवास्तव मन। तो जी। मन ही क्यों? और भी कोई शब्द हो सकता था, मन शब्द जोड़ने के पीछे आपका क्या आशय है? बताएँ। एक्चुअली जब फेसबुक में मैंने जब लिखना शुरू किया, तो इत्तेफाक से उस समय में 3 मंजू श्रीवास्तव फेसबुक पे थी। जी, जी। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता था कि मेरी मैं कौन सी मंजू श्रीवास्तव हूँ। बल्कि अच्छा। एक बहुत बुजुर्ग साहित्यकार, उन्होंने कहा कि मैं कैसे जी, पहचानूं कि आप मतलब उन्होंने मुझे फोन पे बोला कि वो कविता जी, आपकी है, मंजू श्रीवास्तव नाम से आ जाता है और वो छोटा छोटा सा फोटो होता है, वो मैं नहीं पहचान पाता। तो मुझे लगा कुछ तो जी, थोड़ा सा लगाना पड़ेगा अपने नाम के जी, आगे। तखल्लुस अभी तब तक नहीं लगाया था मैंने। जी, फिर जी, बच्चों बच्चों से, मैं अक्सर बच्चे मेरे साथ होते हैं, मेरी चीजों में राय देते हैं अपनी जी, कि जी, क्या रखा जाए। तो जी, द- अधिकतर जो कुछ भी लिखती हूँ, जो मन में आता है, मन से ही लिखती हूँ। तो बच्चे कहने जी, लगे कि मंजू का मन ले लो। तो मन जी, शुरू में भी आ गया, मन अंत में भी आ गया। तो मन से जी, शुरुआत है और मन में समाप्त है। तो जी। मन से अच्छा तखल्लुस क्या हो सकता है। वाह! तो क्या बस। बात है। पर नहीं, नहीं, जैसे और भी तो कोई शब्द हो सकता था। मन, यानी मन के शब्द पे ही यानी इतना यानी आपका लगाव क्यों रहा? बस मैं एक बार फिर क्योंकि से वही प्रश्न बोल रहा हूँ। क्योंकि मन जो ही क्यों? यानी और कोई शब्द तो नहीं वहाँ? जी। मंजू वही का यानी मन आपने। लिया और मन। अच्छा। जी, मंजू का मन लिया। तो शुरू हाँ, में भी मन है और अंत में हुँ। भी मन है, और जो लिखती हूँ मन से लिखती हूँ, तो बस मन ही मन है। तो मंजू जी, ऐसा है कि अभी तो आप प्रवासी साहित्यकार हैं, पूरे देश-विदेश में आपको जाना जाता है। मूलतः आप कहाँ की रहने वाली हैं? कुछ बचपन की स्मृतियाँ साझा करिए। कुछ अम, ऐसा बताना चाहें, कुछ बचपन जी की बिल्कुल। स्मृतियाँ, मूलतः जो मैं हमारे बहुत। दर्शक हैं उनको जी उनके जी। दिल को छू हम जाए? हमारे जी, साथ फेसबुक पर जो जुड़े हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जिनकी मुझे हमेशा लालसा रहती है और वो हमेशा आती भी है मेरे हर कार्यक्रम में। सरोज जी, कौशिक जी। दीदी आई है मुझे आशीर्वाद वाह! देने, तो उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जी, लैला हार्डवर सिंह जी हैं सूरी नाम जी, से, उनको भी सादर जी, प्रणाम करती हूँ। सुमन श्रीवास्तव जी भी हैं, और यहाँ जी, तो रितु जी ही हैं, पुष्पा कान्याल जी हैं। तो ये मेरे बड़े अजीज लोग हैं जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और सबका मैं जी, अभिनंदन करती हूँ। जी, और जी। मैं बहुत छोटे से शहर, उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो जी, जी। बहुत छोटा सा शहर था, है वो, अब भी वो जी, छोटा जी। ही है। जी, मैं हाँ जी। कहूँगी। तो लेकिन मेरे फादर बहुत वो प्रोग्रेसिव थे। तो जी। उन्होंने हम लोगों को, उनका वो प्रिंसिपल थे और उनका इंसिस्टेंस इस बात पे हमेशा होता था कि एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारे घर अच्छा। में भी माहौल हमेशा पढ़ाई का था।
तो बस जी, छोटे शहर में होकर भी हम बहुत अच्छी एजुकेशन मिली, पढ़ने बाहर भी गए, लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा फादर जी, ने। तो जी, जी, मतलब एक छोटे शहर में रह कर के जैसे अक्सर हो जाता है कभी कभी कि हमारी सोच छोटी रह जाती है, वो नहीं जी, रही, जी, क्योंकि घर में जी, भी वातावरण बहुत अच्छा था। जी, जी। जी। तो ये तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, जैसा कि आपने पहले बताया अभी मेरे जी। पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हुए आपने बताया कि आपके घर में एक साहित्य की एक परंपरा आपको विरासत में मिली है। जी आप बहुत बिल्कुल। सौभाग्यशाली इस दृष्टि से। जी। तो मैं अब आपकी आपसे एक बात और जानना चाहूँगा क्योंकि जब मैं जुड़ा था प्रारंभ में तब मुझे आपका जब मैंने पूरा जीवन परिचय पढ़ा था आपकी काव्य कृतियों की समीक्षा करते समय, तो जी। उसमें एक आपकी और प्रतिभा के बारे में मुझे जानने का अवसर मिला था कि आप कुशल कथक नृत्यांगना हैं। जी। तो कथक से जुड़ाव कैसा रहा? इस क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियाँ हैं? इसमें थोड़ा प्रकाश डालें। कथक, मुझे वही जैसा मैंने अभी कहा कि मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव थे। उनको जी, ये जी। नहीं था कि लड़कियां हैं तो घर में बंद रहे। मेरी वाह! बड़ी बहुत बहन बहुत भी थी, अच्छा। जी। उनको भी उन्होंने सिखाने की कोशिश की, लेकिन उनको बिल्कुल ही शौक नहीं था, तो जी, जी। उन्होंने नहीं सीखा। लेकिन मेरे लिए घर पर पहले हमारे नृत्याचार्य आते थे, उन्होंने जी, नृत्य की विधिवत शिक्षा शुरू करी। जी। और मैंने कथक नृत्य, वोकल म्यूजिक और तबला, वाह! तीनों। यानी आप तबला तबला वादन भी जानती हैं? जी। क्या बात है! अरे वाह! यानी मैं ऐसे ही प्रतिभा के सामने बैठा हूँ जिसके पास यानी बहुत सारी विधाओं में जि जि जिनको 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 पारंगत हासिल है, ऐसी प्रतिभा के सामने मुझे बैठने का अवसर मिला है। मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक यही मालूम था कि आप कथक बहुत अच्छा करती हैं, कथक नृत्य बहुत अच्छा करती हैं और आपने जैसा बताया कि आप वोकल में यानी आप गायन भी करती हैं, गायन भी आपने विधिवत सीखा है। जी। बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि ये सब हमारी जो कलाएँ हैं स्वायंत सुखाय हैं। हम तो संसार के लिए बात में करते हैं, परंतु ये जो कलाएँ हैं, हमें स्वयं को बहुत बड़ा आनंद देती हैं। देती है तो बिल्कुल। मैं ये मान के चलता हूँ कि जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आप हमेशा एनर्जेटिक रहती हैं। आप हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है। तो आज उसका मैं कारण जान पाया कि आप जो है कला से जुड़ी हुई हैं। कला जिसके अंदर है, वो स्वायंत सुखाय में उसे कहते बिल्कुल। हैं ना उपमे का गुण। हम क्या बताएँ कि हम क्या आनंद हम पा रहे हैं, वो हम ही महसूस कर सकते हैं। जी, जी। तो ऐसी प्रतिभा के साथ आज बात करने का मौका मिला, बहुत आनंद आ रहा है मंजू जी आपके साथ बात करते हुए। तो अब हम मूल विषय पर आते हैं, जो आप चूँकि साहित्यकार हैं, इसलिए अब हम आपकी रचनाधर्मिता पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अब तक आपके कुल कितने काव्य संग्रह, कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं? और इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में भी कुछ रचनाएँ अगर प्रकाशित हुई हैं जिनका आप उल्लेख करना चाहें तो उसे भी करिए। बताएँ। मेरी अब तक 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी, दो मेरे कहानी संग्रह हैं, जी, और एक लघु कथा और कहमुकरी और काव्य संग्रह है, जी, और तीन काव्य संग्रह अलग से हैं, जी, और एक बाल साहित्य भी लिखती हूँ, तो बच्चों के लिए, तो उसमें बच्चों के लिए 100 पहेलियाँ, जी, कहानियाँ, कविताएं हैं। जी, और एक अभी मेरा दोहा संग्रह प्रकाशित हुआ है, जी। उसमें करीब 60 विषयों पर दोहे हैं अलग अलग। वाह! एक गजल संग्रह भी आया है। यहाँ गज़ल और संग्रह के बारे में मुझे जानकारी थी आपके। जी। जी, गजल संग्रह के में भी आपने समीक्षा लिखी है, तो उसके चलिए लिए अच्छा आपका ये धन्यवाद करती हूँ। दोहा जो है वो जी। दोहा लिखना जो है उतना सरल नहीं है कि दोहे के रूप में जैसे एक हमारी एक हमारी छंद परंपरा है जिसमें दोहा आता है, तो जी। दोहा लिखना आसान नहीं है क्योंकि जी। ऐसे आजकल हम जो आधुनिक कविता जिसे नई कविता आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए हैं, तो जी। उनको इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचारों को रखना है। जी। उसमें काव्य सौंदर्य या पढ़ने वाले को आनंद आए, ये विषय उनका नहीं होता है। तो जी। अगर आप दोहा लिख रही हैं तो एक कोई दोहा हमें सुनाएँ कि ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि आज के आधुनिक काल में भी, जी। आज की किसी सदी में भी लोग दोहे जैसे छंद का अनुप्रयोग कर रहे बिल्कुल। हैं, दोहा लिख दोहा रहे हैं। बहुत अच्छी विधा है। हम जी, वो दो पंक्तियों में एक बात को पूरा कह लेते हैं, एक भाव को कह जी, लेते हैं, जी, जी, और लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज है, और मात्रा गिन लिया
कि हमने 13-11 मात्राएं गिन दी तो हो गया। वो भी नहीं होता, दोहे में एक कलन भी होता है कि त्रिकल त्रिकल आना चाहिए, चौकल जी, द्विकल आना जी, चाहिए। तो तभी बिल्कुल। उसमें गेयता आती, क्योंकि दोहे की सबसे बड़ी खूबी है कि उसमें गेयता होनी चाहिए, वो अवरुद्ध नहीं जी, होनी चाहिए। और जी, अगर हमारा कलन सही नहीं है तो हम बेशक गा के उसको, उसकी पूर्ति कर लें, लेकिन वो सही नहीं होता है। जी, जी, तो उन 2 लाइनों को भी, जैसे मैं कहमुकरी भी लिखती हूँ, कहमुकरी एक 4 लाइनों की विधा है, जी, तो जी, उसमें भी लिखने तो बहुत लोग लगे, लेकिन उसका भी पूरा विधान है कि जी, 16 सही 16 है। 16, 15 या 17 ये होनी चाहिए मात्राएं। पर मात्राएं और कहाँ कहाँ तुक मिलना चाहिए। तो मतलब छोटी छोटी विधाएं हैं, लेकिन अपने आप में उनका विधान बहुत महत्वपूर्ण है। तो लिखने से पहले मुझे भी लगता है कि सबको पहले उसका खूब अच्छे से पठन करना चाहिए कि क्या है, फिर लिखना चाहिए। तो दोहे में मैं आपको 2-3 दोहे सुनाती हूँ। जी, माँ के ऊपर एक सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो माँ ही जी, याद आती है, कुछ भी हाँ, आप लिखें, जी, चाहे वो जी, कोई देवी माँ हो या अपनी माँ जी, हो। तो माँ के लिए देती हूँ कि सृजन सजाती प्रेम से, बिन मांगे कुछ मोल, सुधा सिक्त आंचल सदा, माँ ममता अनमोल। वाह! मंजू जी, मैं आपको आपको रोक रहा हूँ जी। क्योंकि मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो दोहा है, जो हमारे हम जैसे हम कबीर जी के दोहे जो हम याद करते हैं, तो जी। आज मंजू जी ने इस 21वीं सदी में उसी कला का हमारे सामने प्रदर्शन किया है कि दोहे आज भी हमारे हिंदी काव्य में जीवित है, ये उसका जीता-जागता उदाहरण है। दोहे की देखिए सबसे बड़ी विशेषता है कि देखिए उन्होंने 2 ही लाइन कही है और ये जी। 2 पंक्तियों में यानी पूरी बात कहना, गागर में सागर समाना, ये इस दोहे को लिखने का जो है कि विशेषता है। आप हमारे पुराने जो समय में जाएँगे तो ग्रामीण लोगों को दोहे याद होते थे। वे जी। पढ़े-लिखे लोग नहीं होते थे, दोहे याद होते थे और दोहे का अनुप्रयोग अगर उन्होंने किया तो वो दोहा सुनने वाला सारी बात जो है वो समझ जाता था कि सामने वाला किस बिल्कुल। मत से या किस जी। भाव से हमें बात को कह रहा है। तो हाँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज आधुनिक समय में जो है जो है मंजू जी ने हमें बताया कि वो दोहे भी लिख रही हैं। जी। बहुत-बहुत वंदनीय कार्य है और ये जो है हमारे साहित्य को समृद्ध कर रहा है, ये निश्चित रूप से। अब मैं अब उनकी रचनाधर्मिता पर आता हूँ। तो देखिए, मैंने तो उनका काव्य काव्य जो जगत काव्य जो उनका सृजन है, वो मैंने पढ़ा है। तो काव्य सृजन को जब मैंने उनको उनके ऊपर पूरी दृष्टि में डालता हूँ, उनकी 4-5 पुस्तकों पर दृष्टि डालता हूँ, तो अगर मैं संख्या पर जाऊँ, तो उनकी अधिकांश कविताएँ जो है, वो प्रकृति पर समर्पित हैं। अगर आप संख्याएँ अगर गिनें, तो अधिकांश जो उनकी कविताएँ हैं, वो प्रकृति पर समर्पित है, प्रकृति को समर्पित है। तो मैंने उनके लिए लिखा था कि प्रवासी साहित्यकारों में वे द पोएट ऑफ नेचर हैं। द पोएट ऑफ नेचर अंग्रेजी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि विलियम वर्डवर्थ को कहा जाता है पोएट द पोएट ऑफ द नेचर्स। अब तो पोएट ऑफ द नेचर्स को कहा जाता है, हमारे यहाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो वैसे ही अगर हम देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं आई वंडर्ड एट द लोनली एज अ क्लाउड्स व्हेन वंस आई सॉ अ क्राउड a host of the golden daffodils besides the lake beneath the trees, the fluttering and the dancing in the breeze. तो ये प्रकृति से लगाव था विलियम वर्ड्सवर्थ का जिसके कारण उनको द इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य का द पोएट ऑफ द नेचर कहा जाता है। तो मैंने जब इनकी कविताएं पढ़ी तो मैंने देखा कि भाई इनकी अधिकांश कविताएं अगर संख्या की दृष्टि से मैं जाता हूं तो अधिकांश कविताएं उन्होंने प्रकृति को समर्पित करी है। तो मैं उनसे मेरा जो प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि आज के समय पे जब लोग अन्य विषयों पर ज़्यादा लिखते हैं, प्रकृति पर आपने अधिकांश कविताएँ क्यों लिखी है? मंजू जी, उत्तर दीजिएगा। मुझे लगता है कि अ, प्रकृति से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। हर चीज, चाहे उसमें छोटे छोटे जीव जंतु हों, चाहे फूल पौधे हों, आप जब उनके पास होते हैं तो उन सब से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। और जी। इत्तेफाक से मुझे तो देहरादून जैसी जगह में रहने का अवसर मिला, जी, जी, बिल्कुल, और अब बिल्कुल। अमेरिका में भी जहाँ रह रही हूँ
वहां अच्छा। बहुत खूबसूरत चारों ओर क्या बात। प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। जी, जी, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसा कि मोस्टली दिखाते हैं कि बड़ा कॉमर्शियल सा अमेरिका है, पर जी। जिधर मैं हूँ वहाँ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत अच्छा। प्रकृति का वो वाह! है। तो जब अच्छा। आपके चारों ओर इतनी खूबसूरत प्रकृति छाई होती है, तो मन करता है कि आप उसके ऊपर लिखें कुछ। तो बस इसीलिए मेरा प्रकृति हाँ, से आप अच्छा आपने ऋतुओं पर भी लिखा है, जैसे वसंत है, शरद हाँ, है, सारी ऋतुएँ आपकी कविताओं में हैं। तो सब है उसमें। ऋतुओं पर भी जैसे आप बिल्कुल। जी, सभी ऋतुओं के बारे में लिखा है। और अ, वही कि प्रकृति का पूरी तरह से, चाहे चांद है, सूरज है, पेड़ है, पौधे हैं, सभी का डाला। जिक्र है मेरी मेरा कहने का रचनाओं में। तात्पर्य ये है कि आपने आपने प्रकृति पर तो लिखा ही है, आपने ऋतुओं पर भी लिखा है। इस जी पर कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ऋतु तो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जी, हम हर हर दौर से हम लोग गुजरते होते हैं। तो मुझे तो लगता जी, है कि जो साहित्यिक मन होता है, वो हमेशा वो अभिव्यक्त करता है जो जिस जिस दौर से वो गुजर रहा होता है। जैसे समाज में भी कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम जी, समाज जी, की उन्हीं बातों को मोस्टली अपनी रचनाओं पे उकेरते हैं, जो उस समय घटित हो रही होती हैं। ऐसे ही जी। हम जिस ऋतु से गुजर रहे होते हैं, तो वो ऋतु भी तो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल, ये तो इस बात को इंगित करता है कि आप बहुत संवेदनशील हैं। जी क्योंकि बिल्कुल। अगर हमारे हमने कहीं पे भी अमेरिका में या आपके पूर्व शहर देहरादून में अगर आपने कोई पुष्प को देखा और आपके अंदर में कोई भाव जागृत हुआ या ऋतु में बिल्कुल जो बिल्कुल। परिवर्तन आ रहा है, वो ऋतु आपको प्रभावित कर रही है, तो ये जी निश्चित ही आप एक कवि हृदय हैं, इसीलिए आपका इतना सुंदर सृजन संसार है। अब मैं आपसे आगे का एक प्रश्न करता हूँ आपकी रचना धर्मिता पर। दूसरा विषय जो आपकी कविताओं में मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपका कथा साहित्य नहीं पढ़ा है, इसलिए कथा साहित्य पर मैं कोई आपसे प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। वैसे तो कर सकता हूँ एक एक इंटरव्यू लेने के नाते आप अपने मन से बता दीजिएगा, जी परंतु मैं आज वही प्रश्न कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है। तो ल ये स्त्री विमर्श जो है आपकी कविताओं में मैंने देखा है, जी। परंतु स्त्री विमर्श में कटुता नहीं है। वामपंथियों में जिस प्रकार की कटुता होती है कि वो पूरे भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति को टारगेट करते हैं, वैसा नहीं है। तो आपका स्त्री विमर्श जो है वो कैसा है? आपका स्त्री विषय पर आपका क्या दृष्टिकोण है? आज के मेरा वर्तमान समकालीन मोस्टली जो समस्याएं हैं स्त्री की समाज में, जी, परिवार में, जी, या उसके ऊपर जो गुजरती है, जी, उस पर। जी, तो मैं वही बोलती हूँ कि मेरे साथ तो ये है कि मुझे जो दिखता है वो मन से लिखती हूँ, कहती हूँ तो जो मन देखा, मन ने जो देखा, बस मन ने वो लिख दिया। तो जो आसपास हमारी स्त्रियां, चाहे वो हमारी काम वाली, मेरी कहानियों में भी, कथाओं जी, में भी वैसे ही है जी, कि जी, जी, अधिकतर विषय सब समाज से संबंधित हैं। और जी। उसमें भी स्त्रियों के ऊपर मैंने बहुत कहानियां लिखी हैं। अच्छा, और इत्तेफाक से देहरादून की एक बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं डॉली डबराल मैम, और उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी, तो वो जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करती। जो हुँ, हुँ, गलतियां होंगी वो बताएंगी पहले। और उन्होंने कहा, मंजू तुम्हारी कहानी पढ़ के मुझे लगा कि कहानियां हो तो ऐसी हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई जब उन्होंने ये बात कही कि वो हुँ, मैम अगर ऐसा कह रही हैं तो निश्चित ही कुछ तो मैंने ठीक ठाक लिखा होगा, जो उन्होंने कहा। और आज फिर मेरे पास नरेश नाथ सर हैं। तो मैंने जी, उनको अपनी कथा की किताब, कहानियों की किताब दी थी, तो उनकी धर्मपत्नी है नियति मैम, उन्होंने जी, जी, पढ़ी होगी। तो जी, आज उन्होंने उस किताब को खत्म किया, तो आज ही उनका फोन मेरे पास आया कि जी, जी, वो कहने लगी, मंजू जी मैं आपकी किस कहानी का जिक्र करूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जी, सारी कहानियां, एक हर कहानी अपने से बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छी है। मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो मतलब जब कोई श्रेष्ठ रचनाकार आपकी तारीफ करता है, मतलब लिखी हुई चीज की, और जिनका पता हो कि वो शायद बहुत मतलब इस टेम्परामेंट के नहीं है कि बहुत तारीफ, झूठी तारीफ करें,
तो ज्यादा खुशी होती है अच्छा ये कि बताइए, अभी जैसा हाँ। हमारे भारत में अभी जो जब से ये कैपिटलिज्म आया है, पूंजीवाद आया है, नई अर्थव्यवस्था आई है, तो हमारे समाज में एक उन्मुखता आई है। जी स्त्रियों के जीवन में हमारे जो आपने जो जीवन देखा होगा भारत में और अभी आज का जो भारत है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब जैसे अभी आप भारत आई हुई हैं, तो अभी जो समाज है वो उसमें बहुत उन्मुखता आई हुई है। तो वह हमें स्त्री समाज में भी देखने मिलता है, वैचारिक तौर पर भी, पहनावे के तौर पर भी जी जी और विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियां चूंकि आज की तारीख में बहुत आगे बढ़ रही हैं, हम्म, परंतु इसको लेकर बहुत सारे भारत में विवाद भी खड़े हो रहे हैं जी कि स्त्री एक लेखिका होने के नाते हम्म। और एक स्त्री होने के नाते आप इसको किस रूप में देखती हैं? बताइए। डेफिनेटली बहुत परिवर्तन आया है, और मुझे लगता है शायद उसकी वजह यही है कि स्त्री को बहुत सप्रेस तो किया ही गया है। जी, मतलब क्योंकि हम हम स्पेशली भारत अ, जी, पुरुष प्रधान ज्यादा रहा जी, शुरू से। विदेशों में स्त्री पुरुष काफी हद तक बहुत समय से साथ साथ जी, जी, चल रहे हैं, लेकिन भारत में एक परंपरा सी कुछ चली आ रही है अब भी काफी हद तक, कि स्त्री को वो दर्जा अभी भी नहीं मिल पाता जो उसको वो डिजर्व करती जी, है ना। तो इसलिए शायद उसके अंदर विद्रोह धीरे धीरे पनपता रहता है, और जी। जहां ज्यादा विद्रोह पनप जाता है वहां कुछ ना कुछ गलत हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा क्योंकि देखिए मैं ऐसा विद्रोह करके तो जी, कोई हित नहीं होता। मतलब विद्रोह वो करा जाए जिससे हित हो तो ठीक है, अनर्थ ही हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा विद्रोह भी अच्छा नहीं है। उसको अपना आक्रोश जाहिर करना चाहिए, पर इस हद तक नहीं जाकर के करना चाहिए कि उसमें आपका खुद ही नुकसान हो जाए। जैसे कि जी, कई हादसे हुए कि लड़कियों जी, ने मार दिया, जान से मार दिया, ये कर दिया। जी, तो मतलब इसमें उनका उनका भी हित नहीं हुआ। जी, जी। तो मुझे लगता है कि स्त्री को या एक यानी एक आधुनिकता की जो परिभाषा आप देना चाहती हैं, उसमें सम्यक दृष्टिकोण है आपका कि आप चाहती हैं कि वैचारिक आंदोलन बढ़े, वैचारिक दृष्टि से स्त्रियाँ जो है आधुनिक बिल्कुल। हों हाँ और पश्चिम का अंधा अनुकरण ना करें। बिल्कुल। अगर हाँ मैं आपकी बात को पूरा करना चाहूँ तो, जी ठीक है। जी बिल्कुल। अभी देखिए मैं अब तीसरा विषय जो मैं आपके साहित्य में देखता हूँ कि ये तो ठीक है कि आप प्रकृति से प्रेम करती हैं, आपने स्त्री विमर्श पर भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन साथ में आप एक सनातनी भी हैं। आपका सनातन संस्कृति से भी प्रेम है। आप वर्जीनिया अमेरिका में रहती हैं, ठीक है, लेकिन सनातन संस्कृति से भी आपका अनन्य प्रेम है। आपने राम पर लिखा है, केवट पे लिखा है, बुद्ध पे लिखा है, उर्मिला पे लिखा है। तो मेरा प्रश्न ये था कि भई ये यानी भारत से दूर रहकर भी सनातन के प्रति इतना अनन्य लगाव कैसे बना हुआ है? बताएँ। मुझे अ, अपनी भारतीय मैथोलॉजी पे का बहुत शौक है। मैंने जी, बहुत पढ़ा है, जी, और जी। वो सारे बात इसीलिए शायद मैंने जो मेरा अपना पटल है, जी, सृजन जी, ग्लोबली जी। हाँ प्रोमोटिंग जी। क्रिएटिविटी एंड टैलेंट, जी, जी। उस पर भी मैंने महाभारत के ऊपर क्विज प्रोग्राम किया। मुझे लगता है आज तक जी, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर महाभारत के ऊपर क्विज नहीं हुआ होगा। जी, जी। रामायण पे मैंने क्विज किया, और वो एक एपिसोड नहीं, 10-15 एपिसोड्स चलाए उसके, जी। और इतना लोगों ने पसंद किया कि ऑडियंस में से लेकर के हमको टीम बनानी पड़ गई, और फिर वाह! उनको भी हमने इन्वॉल्व किया। तो नहीं इसके ये लिए हमने खुद भी बहुत पढ़ा। तो ये इस बात को मैं वही कह रहा था कि सनातन पे आपका लगाव भी है और सनातन पर आपका आपका अध्ययन भी है। ये इस बात का प्रतिबिंब है। क्योंकि जी अगर आप रामायण पे क्विज़ करा रही हैं तो आपको तो पहले पूरा ज्ञान होना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप बिल्कुल महाभारत के सारे पात्रों के ऊपर प्रश्न पूछ रही हैं, तो आपको भी मालूम होना चाहिए। तो जी कहने का तात्पर्य है कि अगर मुझसे कोई पूछे घटोत्कच की माँ कौन थी या पिता कौन था, तो मुझे 2 मिनट सोचना पड़ेगा। ठीक है? कहने का तात्पर्य है कि ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसका सनातन पे पूर्ण ज्ञान भी हो। केवल हम समर्थक हों या उससे प्रेम करते हों, एक अलग विषय हो गया। लेकिन हमारा उस पर ज्ञान भी है, ये बहुत वंदनीय है और आप सबसे बड़ी बात है कि एक प्रवासी भारतीय होकर, जी एक आप अमेरिका में अमेरिका की नागरिकता स्वीकार करने के बाद आज प्रवासी भारतीयों के मध्य आप सनातन की बात कर रही हैं, वहाँ पर साहित्य सृजन कर रही हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
एक प्रकार से, क्योंकि हर प्रवासी भारतीय अगर ये ठान ले कि मुझे हिंदी का प्रचार करना है, सनातन का प्रचार करना है, अपने-अपने रास्ते हो सकते हैं। तरीके से हर जी। व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, हर व्यक्ति लेखक बिल्कुल। नहीं हो सकता, कोई जी। चित्रकार हो सकता है, कोई अन्य माध्यम से अपनी बात रख सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आप कार्य कर रही हैं निश्चित ही वंदनीय है। और अब मैं आपके वर्तमान जीवन में पुनः वापस आता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब चूँकि आप वैश्विक स्तर पर काम कर रही हैं, प्रवासी भारतीय हैं, तो आप चूँकि अमेरिका में, इसलिए मैं अमेरिका का ही प्रश्न करूँगा आपसे। अमेरिका में हिंदी की क्या स्थिति है? बताएँ। अमेरिका में हिंदी को मतलब बहुत अच्छी स्थिति होगी मैं कहूँगी। जी, एक समय था कि सिर्फ जो लोग अपने घरों में तो बोलते थे, पर बाहर निकल करके कोई हिंदी में जल्दी से बात नहीं करता था। और जी, हिंदी के क्लासेस भी बहुत कम थी। जी, जी। कुछ जगह होती थी, पर अब तो विश्वविद्यालयों में सब्जेक्ट कर दिया गया है हिंदी। और वाह! छोटे बच्चों के लेवल पर तो बहुत जगह हिंदी पढ़ाई जा रही है। जी, और जहाँ की बहुत बड़ी बड़ी संख्या में बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, जी, बकायदा जी, एग्जाम दे रहे हैं। तो मतलब एक और जहाँ पेरेंट्स को ये है कि बच्चे हमारे हिंदी जाने, वहीं बच्चों में भी उत्सुकता है कि हम हिंदी को जानें और जी, हिंदी को पढ़ें। तो वो सब जी, पढ़ रहे हैं, तो ये देख करके खुशी होती है कि और इवन जैसे हम लोग वहाँ पर सीनियर सिटीजन सेंटर्स में जाते हैं। पहले वहाँ जी, कोई हिंदी में सब हेलो हाई ही होती थी। अब तो जी, बहुत अलग अलग कम्युनिटी के वहाँ लोग हैं। जी, जैसे मैक्सिकन्स हैं, चाइनीज जी, जी, हैं, जी। अफ्रीकन कंट्रीज के हैं। नमस्ते खुश होके करते हैं बोल के। वाह! तो इतना भी वो करने लगे हैं, तो ये भी एक हमारी जीत है एक हिंदी की एक हमारे। चिंता का विषय है, जी। एक चिंता का विषय जो प्रवासी भारतीयों में होता है, वो जी। प्रश्न मैं आपसे अवश्य करूँगा क्योंकि आप भी प्रवासी हैं। हम्म। आप तो भारत से आईं, आपको जी। हिंदी आती है, भारतीय संस्कृति से सीधा जुड़ाव रहा है क्योंकि आपका बचपन भारत में बीता। अब जो पीढ़ी वहाँ जन्म ले रही है जी। या जन्म ली है, वो तो वहाँ की संस्कृति में पल-पल बढ़ रही है। वहाँ वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो उसके जो वहाँ का जो वातावरण में है, वहीं पर वो उसे मिल रहा है। जो भाषा है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो भी उसे वहाँ से अनिवार्य रूप से मिल रही है क्योंकि वो वहाँ पे जन्मी है, प जी। पल प पल रही है, बढ़ रही है। जी। तो वो पीढ़ी जो है, उसको हिंदी से जोड़ने का क्या प्रयास हो सकता है? एक मेरा प्रश्न और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न कि अभी तक की स्थिति क्या है? अब आप इसका उत्तर दीजिए। हिंदी से जोड़ने का प्रयास यही हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खुद हिंदी बोलें। जी, जब हिंदी हम बोलेंगे तो डेफिनेटली बच्चे सीखेंगे। जी, जैसे हमारे अपने ही घर पे जी, जी, हम सब घर में हिंदी ही बोलते हैं, जी, पर बच्चे आसानी से हिंदी नहीं बोलते थे पहले, क्योंकि वो जी, स्कूल में तो मैक्सिमम टाइम स्कूल में निकल जाता है, जी, तो जी, वहां तो सब इंग्लिश ही बोलते हैं। लेकिन जी, अब उनको ऐसा हो गया है कि नहीं, हिंदी बोलना उनको अच्छा लगने लगा है। वो बोलते हैं हिंदी हम लोगों के जी, जी, साथ। तो जी, इस तरह से अगर ये छोटे छोटे प्रयास हैं, अगर हम सब ये करें कि बच्चों को हिंदी मतलब बोलना तो एटलीस्ट आए, पढ़ना अगर जी, नहीं भी आता है, क्योंकि जी, पढ़ने के लिए तो प्रयास काफी करना पड़ता है। जी, पर जी, लेकिन वो भी हो रहा है वहाँ, बहुत जी, बच्चे पढ़ रहे हैं हिंदी। जी, मेरी बेटी जहाँ पर डांस सिखाने जाती है, वो इंडिया इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ हिंदी की भी क्लासेस होती हैं और बहुत बच्चे वहाँ हिंदी पढ़ रहे हैं। तो ये प्रयास हम भारतीयों को ही करना पड़ेगा, चाहे हम प्रवासी हैं और चाहे हम भारतीय कुछ भी कहें, हैं तो मूलतः तो हम सब भारतीय ही हैं। जी, जी, और बिल्कुल। अच्छा लगता है कि जब हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का वहाँ पर उत्थान होता है, लोगों जी, में पॉपुलर होती है, तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। जी। जी। अच्छा, अब चूँकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान में पहुँच चुके हैं, तो हमारा अंतिम सोपान में का ये होता है कि जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हैं, तो वो उनके उत्तर हम चाहेंगे कि जो हमारे आज की अतिथि हैं, मेहमान हैं, वो दें। अगर आपको अपने फ़ेसबुक में कोई प्रश्न अगर दिखाई दे रहा हो, तो आप उसका उत्तर दे सकती हैं। नहीं तो जी। एक आरती बख्शी जी जुड़ी हुई हैं, जी। आरू। मैं आरती उनसे बख्शी जी बोलता हूँ। इटली से जुड़ी हैं। जी, जी। मेरी मैं मित्र उनका हैं। स्वागत करता हूँ। आदरणीय आरती जी, आप म्यूट हैं, आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपके मन में जो भी प्रश्न है, वो अवश्य पूछिए। आरती जी?
पुष्पा कान्याल जी जुड़ी हुई थी, अभी अभी वो निकल गई। जी, जी, वो भी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं। और जी, रितु जी भी थी अभी तक, अभी उन्होंने भी लीव किया है। तो जी। नहीं कोई जी। नहीं, अगर अगर उनका कोई प्रश्न हो, तो मैं अनुरोध करूँगा कि वो अवश्य पूछें। मैं उनको प्रयास कर रहा हूँ अनम्यूट करने का, पर वो अनम्यूट हो नहीं रही हैं शायद। नहीं, आप तो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, अनम्यूट उन्हें खुद ही करना पड़ेगा, पर हो सकता है कि वो कुछ सुन तो रही है कार्यक्रम, लेकिन आस्क फॉर अनम्यूट में मैंने उनको मैसेज किया कि जी। आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके, अगर वो अनम्यूट नहीं करती हैं, तो ठीक है, हम उनके उनके प्रश्न की प्रतीक्षा करेंगे और 2 मिनट हम प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ये 2 मिनट जो है, हमारे दर्शकों के लिए भारी नहीं होने वाले। कारण ये है कि वो हमारे सामने इतनी बड़ी प्रवासी साहित्य की इतनी बड़ी लेखनी हमारे सामने उपस्थित है। जी। तो मैं चाहूँगा कि मंजू जी इस समय का सदुपयोग करें और जी। कुछ हमें एक छोटी-सी सुनाए। रचना सुनाएँ अपनी। जी। जी। आदरणीय स्वागत है बिल्कुल। आपका। मैं एक सुनाती हूँ। अभी जी, आपने कहा महिला विमर्श की बात करी, तो मैं जी, जी, स्त्री विमर्श के ऊपर एक अपनी लेटेस्ट कविता है, एक आध जी। जगह मैंने सुनाई है, मैं उसको स्वागत है, सुनाती सुनाइए, हूँ अभी। सुनाइए। अ, तो उसका शीर्षक है, लिख पाओगे क्या। वाह! मतलब स्त्री को लिखना असंभव जी, है। जी, जी, और स्त्री को कहा जाता है तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। जी, जी, मतलब उसकी अपूर्णता को पॉइंट आउट किया जाता है, जी, जबकि जी, मुझे लगता है स्त्री से ज्यादा संपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता। जी, जी, तो बताइए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रचना लिखी थी, तो स्वागत वही है। सुनाती हूं मैं। जी, स्वागत है। अ, नहीं लिख पाओगे तुम मुझे, नहीं लिख पाओगे तुम मुझे, जो मैं थी, जो मैं हूं, जैसी मैं हूं और जो मैं होना चाहती हूँ, जी, अपनी संपूर्ण अपूर्णता के साथ। जी, कभी प्रेम की अटूट कहानी, कभी शक्ति की तेज निशानी। जी। कभी प्रेम की अटूट कहानी, कभी शक्ति की तेज निशानी। कभी निशानी किस्सों में रोती रानी, कभी क्रांति की एक दीवानी। लिख सकोगे क्या। क्या बात है! बहुत शुक्रिया। बहुत लिख सकोगे क्या, सेक्स के लिए ना कहने पर बिस्तर से धकिया दी गई थकी मादी पत्नी की सिसकियों को। जी, या फिर वो हाई हील में भी स्टेबल, जी, या फिर वो हाई हील में भी स्टेबल, स्नीकर्स में भी अनस्टॉपेबल, टैग्स में रहना रहने वाली बेटी बहू, खुद का एक वर्जन, अपडेटेड, अपग्रेडेड, अनफिल्टर्ड। कौन रोक पाएगा मुझे, पूछती हुई। लिख पाओगे क्या, लिख वाह! पाओगे क्या कि मेरे सपनों में अब पॉज नहीं। लिख पाओगे क्या कि मेरे सपनों में अब पॉज नहीं है, प्ले बहुत सही, दबाती हूं तो दुनिया बफर होने लगती है। क्या बात है! नहीं लिख पाओगे मुझे मेरी अपूर्ण संपूर्णता के साथ। जी, आओ हम एक समझौता कर लें, आओ हम एक समझौता कर लें। तुम लिखो, मैं अलिखित रह जाऊं। तुम क्या लिखो, मैं मैं अलिखित रह जाऊं। तुम जीतो, मैं हार ना पाऊं। तुम जीतो, मैं हार ना पाऊं। क्या बात है! देखिए, आप कितने सुंदर शब्दों में कितनी गहराई से 21वीं सदी की नारी के अंतर्मन को परिलक्षित कविता आज हमें सुनने मिली। जी। ये मेरी टिप्पणी है। अभी मैंने सुनी और मेरे मन में जो भाव जागृत हुए, मैंने जी। मैंने आज के इस कार्यक्रम में अपने समस्त दर्शकों के सामने रखा कि जी। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने आज की नारी की बात कही है। जी। और सचमुच ये अगर जो भी स्त्री वर्ग से जुड़े हुए हैं, हमारी स्त्री वर्ग से जुड़े हुए हमारी साथी जो भी सुन रहे होंगे विश्व के कहीं जी। भी किसी भी कोने से, वो निश्चित रूप से उनका अभिवादन करेंगी, उनको प्रणाम करेंगी कि इतना बिल्कुल। सुंदर जो है हाँ, उन्होंने लिखा। मुझे अच्छा और लगता है कि जी, पुष्पा कान्याल जी यहाँ से निकल के फेसबुक पे पहुंच गई हैं और लिख रही हैं कि वाह, जी, तुम लिखो मैं अलिखित रह जाऊं। सरोज कौशिक दीदी भी जी, कह रही हैं कि बहुत अच्छा। सुंदर। जी, बहुत बहुत तो शुक्रिया। चूंकि तो ये 21वीं सदी की नारी के लिए मैंने लिखा था, उसकी ओर जी, से जी, लिखा था, इसलिए मैंने जी, जी, कुछ इंग्लिश के शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। वरना जी, जी, अभी बिल्कुल। तक नॉर्मली मैं इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर जी, मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसा संदेश दे रही हूँ
तो मैं इसमें थोड़ा सा लिबर्टी ले सकती हूँ कि कुछ इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल कर लूँ। जी। तो जी। इस प्रकार हमारा यह जो कार्यक्रम है, जो समय अवधि समाप्त हो रही है और आज हम सब लोगों ने मंजू जी की रचनाधर्मिता को समझा, उनके निजी जीवन में भी जो उनकी अनुमति से संभव हो पाया, हमने झाँकने का प्रयास किया और हमने उनके बचपन से लेकर अभी तक की जो साहित्य यात्रा थी, उनकी अपने जीवन की यात्रा थी, उसको हमने बहुत ही करीब से देखा, समझा और हम आशा करते हैं कि मंजू जी का यह की रचनाधर्मिता हमें आने वाले समय में भी अनेक उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो है समृद्ध करेगी और हम सब लोगों के सामने वह एक उत्कृष्ट साहित्य प्रस्तुत करेंगी, जिसे पढ़कर हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे, अनुभूत करेंगे कि हमारे मध्य जो है वो इतनी सशक्त लेखिका हम सबके मध्य है और वो हमारी मित्र हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम यहीं तक साथ में थे। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के साथ हम मिलेंगे और फिर हम बात करेंगे अपनी बात डॉक्टर संजय आनंद के साथ जो ये कार्यक्रम है और मेरे आज आज आप लोगों ने कार्यक्रम देखा। अगर आप लोगों को ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, तो निश्चित तौर पर मेरी जो अगली अगली जो साक्षात्कार की श्रृंखला होगी, उसमें भी आप अवश्य आइएगा और देखिएगा और उस व्यक्ति के साथ भी हम इसी प्रकार से जुड़ेंगे, जैसे आज हम मंजू जी के साथ जुड़े थे। तो मंजू जी, आज के कार्यक्रम में आने के बहुत लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत और धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का जो सुन रहे थे, और आरती जी जो यहाँ जुड़ी हुई है, पुष्पा जी, रितु जी, सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अपना बहुमूल्य समय उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम के लिए दिया। और नमस्कार। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। जी, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।